हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर की क्लासेस ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक सोर्स के बेहाफ पर चला रहे हैं। और इसी क्रम में हमने एमपीपीएससी 2025 के लिए करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज प्रारंभ कर दी थी। और प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज में हमने दिसंबर मंथ की जो मैगजीन है, जिसमें अक्टूबर माह की जो घटनाएं होती हैं, वो पूरी मैगजीन हमने क्लोज कर दी है। यानी वो जो पूरी मैगजीन थी दिसंबर माह की, वो हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। यानी इसमें जो एमसीक्यूज भी आते हैं वो भी हम कर चुके हैं। इसी क्रम में हम नया ऑथेंटिक सोर्स लेकर के आए हैं, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और वह है रोजगार और निर्माण, जो समाचार पत्र आता है, जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी होता है, जिसमें ऑथेंटिक डेटा आपके सामने लाया जाता है। और ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आपको डेटा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। ठीक, तो चलिए, ये जो न्यूज़पेपर है आज का, जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर है ये हमारा, और इसकी जो डेट है ये है 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। यानी सबसे लेटेस्ट वाला जो न्यूज़पेपर है रोजगार निर्माण, ये वही वाला है। और हम इसी से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखें कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, ये नवंबर माह में, आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, ये दो देशों की यात्रा पर गए थे। और यहाँ पर ये जो यात्रा रही है इनकी, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यात्रा रही है, क्योंकि फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। जैसे कि पहले वो इंदौर में हुई थी, ऐसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है फरवरी 2025 में। कहाँ पर? भोपाल में। उसी को लेकर के ही ये यात्रा रही है। और इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो यात्रा रही है ये कहाँ की रही है, जर्मनी में भी गए थे, और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में भी जाके संबोधित किया था। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 43वें आईआईटीएफ में मध्य प्रदेश मंडप स्वर्ण पदक से सम्मानित। एक्चुअली आईआईटीएफ, आईआईटीएफ से मतलब क्या है, यह है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो जो न्यूज़ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित हुए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्य प्रदेश के मंडप को राज्यों की श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, उसमें कैटेगरी है कौन सी? सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्योंकि इसमें वर्ड्स थोड़े से छोटे हो सकते हैं, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, सुनिए उसको। सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन की जो कैटेगरी है, उसमें सभी राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन सा सम्मान दिया गया है? वो स्वर्ण पदक सम्मान दिया गया है। मेले की जो थीम है वो कौन सी थीम है? विकसित भारत @2047। तो हो सकता है कि आपसे मेले की थीम पूछ लें, लेकिन मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री ने बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। कुल मिलाकर ये क्या है कि मध्य प्रदेश को क्या मिला है? बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मध्य प्रदेश को मिल गया है। न्यूज़ क्या है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को
जो अवार्ड मिला है वो मतलब किस कैटेगरी में मिला है या किसने सम्मानित किया है, कौन सा कहना चाहिए कि आयोजन हुआ था। तो वो जो आयोजन हुआ था वो कौन सा था? ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स है, इसमें बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? ये मध्य प्रदेश को ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण न्यूज है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या है। चलिए न्यूज है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर है अग्रसर। ये हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं। इसमें वैसे तो कई सारी चीजें हैं, ये लंदन में जो उन्होंने स्पीच दी है उसका एक अंश है। यहाँ पर आपके काम का ये है कि जो सीएम साहब ने स्पीच दी थी लंदन में, उसमें काम की बात यह है कि उन्होंने ये बताया है कि देखिए न्यूज है, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2003 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में कुल 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आज की डेट तक मध्य प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? 30 हैं। और सभी 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज भी संचालित हैं। यानी 55 जिलों में क्या है? एक्सीलेंस कॉलेज चल रहे हैं। और साथ ही साथ टोटल कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो कहना चाहिए कि पेज नंबर 2 है, इसमें पिछला सप्ताह है। ये आपको मालूम होगा कि पिछले सप्ताह की इसमें खबरें आती हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम उन महत्वपूर्ण खबरों को देख लेंगे। पहली खबर है, अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गूगल की व्यावसायिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलावों पर जोर दे रहा है, जिसमें कंपनी को अपने लोकप्रिय क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र, हम जो भी सर्च करते हैं ब्राउज़र ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं? क्रोम का ही यूज़ करते हैं। जब कभी आपको फायरफॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ बात आ रही है क्रोम की, और क्रोम जो ब्राउज़र है ये आपको मालूम है गूगल का है। तो क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र को बेचने के लिए मजबूर करने का अनुरोध करना सम्मिलित है। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जो अमेरिकी न्याय विभाग है वो किस कंपनी या किस वेब ब्राउज़र पर जोर डाल रहा है स्वयं को सेल करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। एक्चुअली जो क्रोम ब्राउज़र है वो पूरे वर्ल्ड में 2/3 ब्राउजिंग का जो मार्केट है उसमें लगभग 2/3 पर किसका कब्जा है? क्रोम वेब ब्राउज़र का कब्जा है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक मोनोपोली है। इसको लेकर के अमेरिका में जो अलग अलग कंपनीज हैं वो आपत्ति उठाती रहती हैं। तो यहाँ ये क्रोम को उन्होंने बोला है कि आप इसका कुछ पार्ट बेचें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के ऊपर अमेरिका में दबाव बनाया जा रहा है या बोला जा रहा है कि वो स्वयं को या उसका कुछ पार्ट बेचे। तो वो कौन सा ब्राउज़र है? वो है क्रोम वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट, देश में बना पहला संविधान म्यूजियम कहाँ बना है? हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जगदीशपुर में खोला गया देश का पहला संविधान संग्रहालय अनूठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तरीके से बनाया गया है। यानी हरियाणा का जो सोनीपत है और उस सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय है। प्रॉपर प्लेस कौन सी है? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर क्या बनाया गया है? देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम यानी देश का पहला संविधान विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और उसमें जगदीशपुर, और जगदीशपुर में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच
कहना चाहिए कि बहुत लंबे समय से हमले चल रहे हैं और संघर्ष विराम भी हुआ था इनके बीच में, लेकिन उसी के बीच में इसराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह पर फिर से आक्रामक कार्रवाई यानी कि हमले की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी उस समय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसराइल ने किसके विरुद्ध हमले की कार्रवाई की है, तो ध्यान रखिएगा वो संगठन हिजबुल्लाह है। और कहाँ पर किया है इन्होंने, ये लेबनान में युद्ध इस समय हिजबुल्लाह के विरुद्ध चल रहा है, इसराइल और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, चलिए भारतीय सेना ने लॉन्च किया, न्यूज है, भारतीय सेना ने लॉन्च किया एकलव्य प्लेटफॉर्म। क्या है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा है, एकलव्य। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि एकलव्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो किसका है, तो किसका है, भारतीय सेना का है। किस काम में आएगा, ऑनलाइन शिक्षण मंच है, ठीक है, जिसमें जो मुख्यालय है सेना का वो अपने अंडर में जितने भी सेना के कार्यालय हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन टीचिंग अवेलेबल कराएगा और उसका नाम क्या है, एकलव्य प्लेटफॉर्म। ठीक, तो एकलव्य प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। पिछली बार जब मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि नॉर्वे ने भी 15 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए क्या कर दिया है, उन्होंने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बैन कर दिया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, आपको याद रखना है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये कानून पारित हो चुका है, जिसमें क्या है, तो फेसबुक, स्नैपचैट, ये अब 16 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं ये अब इसकी सर्फिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, 19 जिलों में बनेंगे, 19 जिलों में बनेंगे जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार। ठीक, यानी कि एक्चुअली क्या है कि जो जनजातीय प्रोडक्ट जो भी बनाए जा रहे हैं उनको बेचने के लिए क्या बनाया जा रहा है, जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार। ग्रामीण हाट बाजार है लेकिन कौन सा है, जनजातीय है। कितने जिलों में बन रहा है, 19 जिलों में बन रहा है। आपको जिले याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कितने जिलों में ग्रामीण जनजातीय हाट बाजार बनाए जा रहे हैं, तो 19 जिलों में बनाए जा रहे हैं। क्या है न्यूज, प्रदेश के 19 जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार विकसित करने की दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है। देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों में चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। ये मैं जब आपको प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड से क्या किया गया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें जनजातीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका चहुमुखी विकास इसमें सम्मिलित था। ठीक, तो ये उसी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 19 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार या ट्राइबल मार्ट, जैसे कि हम लोग कहना चाहिए डी मार्ट, आपने नाम सुना, डी मार्ट से हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ऐसे ही क्या किया जा रहा है, ट्राइबल मार्ट बनाया जा रहा है और वहाँ पर जनजातियों द्वारा तैयार सामान बेचा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं उसके लिए, बुरहानपुर, खंडवा, खंडवा में खालवा एक जगह है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, नर्मदापुरम, बैतूल, रतलाम, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी। तो ये इतने जिलों में 19 जिले हैं। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको एटलीस्ट इतना याद हो जाएगा कि कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। ये जितने भी जिले हैं सब जनजातीय बाहुल्य जिले ही हैं। तो इतने जिलों में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ट्राइबल मार्ट
बनाया जाएगा, ठीक है। और जो धरती आबा जनजातीय कार्यक्रम है वो उसके अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। तो 19 जिलों में बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील कहना चाहिए कि क्षेत्र है, पूरा प्रदेश है। यहाँ देखिए न्यूज है, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा संबंधों में अग्रणी मध्य प्रदेश का एक और क्रांतिकारी अभियान। इस अभियान का आपको नाम याद रखना है। क्या है अभियान का नाम? अभियान का नाम है हम होंगे कामयाब। तो उसका एक पूरा पखवाड़ा बनाया जा रहा है। आपको हो सकता है पूछ लें कि हम होंगे कामयाब अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। क्या है न्यूज? महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति समाज जागरण के लिए हम होंगे कामयाब पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जो 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में क्या क्या होगा? सभा, सम्मेलन, संगोष्ठियां, वेबिनार, ये सब किया जाएगा। आयोजन कौन करेगा? जिला कलेक्टर की तरफ से किएगा। भारत को विश्व में अग्रणी देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ज्ञान का सम्मान एक मंत्र दिया गया है। और ज्ञान के सम्मान में क्या क्या है सम्मिलित? इसके अंतर्गत गांव, गरीब, युवा, किसान और महिला। कौन कौन? गांव, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इनको आत्मनिर्भर बनाना है और क्या बनाना है? सशक्त बनाना है, ठीक। तो इसके अंतर्गत ये महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाड़ो अभियान, शौर्य दल, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये क्या है? ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में क्या है, ये ऑलरेडी चल रही हैं। तो अभियान का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। मध्य प्रदेश चाइल्ड रेप पर मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चाइल्ड रेप पर मृत्युदंड का जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार किया गया है। इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ बहुत सारे आपको रोजगार निर्माण यदि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो बहुत सारे बीच में एडवर्टीजमेंट रहते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है इनको हम स्किप कर देते हैं। चलिए हमने जो एडवर्टीजमेंट थे उनको स्किप कर दिया है और हम पेज नंबर 13 पर आ चुके हैं। उसके बीच में एडवर्टीजमेंट और सब जो कहना चाहिए रिजल्ट्स वगैरह थे वो सब दिखते हैं वहां पर। नेक्स्ट न्यूज है, बेहतर सुविधाओं के लिए ट्रिपल पी मोड पर। ये ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी इसमें पब्लिक से मतलब क्या है? सरकारी विभाग। प्राइवेट से मतलब कोई प्राइवेट जो कंपनी है, वो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप के आधार पर क्या करेंगे? अब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में इस समय टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 30 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा मंदसौर, नीमच और सिवनी में गत माह 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। तो आपको ध्यान रखना है मंदसौर, नीमच और सिवनी, इन तीनों स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किया गया है। तो ट्रिपल पी मोड पर मध्य प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश में इस वर्ष 300 गौशालाओं का पंजीयन हुआ है। और मुख्य न्यूज यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब में 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला के भूमि पूजन को संबोधित किया। आपको याद रखना है ग्राम बरखेड़ी डोब, ये कहाँ पर है? भोपाल में। और यहाँ पर 10,000 गायों की क्षमता वाली एक हाईटेक गौशाला। ये आपसे पूछने में आ सकता है कि 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो जगह कौन सी है? बरखेड़ी
डोब, कौन सी जगह है? बरखेड़ी डोब, और ये कहाँ पर है? ये है आपकी भोपाल में। वर्तमान में कितनी गौशालाओं का पंजीयन हो चुका है? 300 गौशालाओं का पंजीयन हो चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 9% का योगदान दे रहा है और अगले 5 वर्षों में 20% का योगदान ले जाने का लक्ष्य है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में कितना योगदान है? तो कितना योगदान है? अभी इस समय 9% का योगदान है और अगले 5 वर्षों में इस 9% को बढ़ा करके कितना करना है? तो करना है 20%। चलिए नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना में मध्य प्रदेश को मिले 33,138 पीएम आवास। पीएम जनमन योजना, जनमन योजना एक्चुअली प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस योजना को शॉर्ट में कहा जाता है पीएम जनमन योजना। आपको मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूं, क्या? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके अंतर्गत क्या किया है? मध्य प्रदेश को 33,138 पीएम आवास मिले हैं। क्या है? पीएम जनमन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह परिवारों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं, जो प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए, जो विशेष पिछड़े जनजाति हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 21 जिलों में किया जा रहा है और किस योजना के तहत किया जा रहा है? पीएम जनमन योजना के अंतर्गत ये किया जा रहा है। चलिए, ये न्यूज हम पढ़ चुके थे ऊपर वाली। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से सदैव कुछ नया करने की मिलती है प्रेरणा। तो इसके अंतर्गत ये एक्चुअली जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक जगह स्पीच, भोपाल में स्पीच दी जा रही थी और उसी के अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए वो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत ये हुआ था कि एक पेड़ माँ के नाम, तो पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वही है न्यूज कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उन्होंने बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए। तो इस अभियान में क्या हुआ था? इंदौर में पेड़ लगाने के रिकॉर्ड का उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। यानी ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपसे पूछ सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान था उसमें कहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर में कितने पेड़ लगाए गए हैं? 12 लाख से ज़्यादा। और इंदौर का जो रेवती हिल्स का जो बंजर इलाका है, इंदौर में एक जगह है रेवती रेंज, रेवती हिल्स, तो वो एरिया अब क्या हो जाएगा? जो पूरा बंजर दिखता था वो अब पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक पेड़ माँ के नाम पर इस अभियान में कहाँ रिकॉर्ड बना है? इंदौर में रिकॉर्ड बना है। कितने पेड़ का? 24 घंटे में 12 लाख पेड़ का रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में ईएजी ग्रुप की बैठक मील का पत्थर सिद्ध होगी। एक्चुअली ई से मतलब है यूरोपियन एशियन, और यदि हम दोनों को मिला करके बोलें तो क्या बोलते हैं? यूरेशियन ग्रुप, ईएजी, यूरोपियन एशियन ग्रुप। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं यानी यूरोप प्लस एशिया। तो जो ईएजी ग्रुप है उसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है। 41वें ईएजी प्लेनरी देशों की बैठक। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ईएजी ग्रुप की 41वीं बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ आयोजित हुई थी? इंदौर में। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब हो जाता है मनी को गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना। ये एक्चुअली इलीगल फंडिंग होती है, उससे टेररिज्म जैसी चीजें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो उसको रोकने के लिए ही ये मीटिंग की गई थी। और ईएजी ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? इंदौर में आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट है, नए थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। तो एक्चुअली मध्य प्रदेश क्या कर रहा है? नए थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करने जा रहा है। थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है और उस कोयले को प्राप्त करने की अनुमति केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि 27 नवंबर को भारत सरकार की उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति द्वारा प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण के आधार पर, यानी प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बेस पर 4100 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए कोयला आवंटन स्वीकृत किया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नए थर्मल पावर प्लांट जो लगाए जा रहे हैं उनकी कुल क्षमता कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 4100 मेगावाट के कुल थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कुल कितने लगाए जाएंगे ये हो सकता है बाद में न्यूज़ आए, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि 4100 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे और उसके लिए कोयला आवंटन स्वीकृत हो गया है प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट बात करें तो और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। चर्चा चर्चा में देखिए क्या है। सबसे पहली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ठीक है, ये बाल शांति पुरस्कार से मतलब क्या हो जाता है कि बच्चों के लेवल पर बाल शांति पुरस्कार किसको मिला है? अफगानिस्तान में लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली बाल सामाजिक कार्यकर्ता नीला इब्राहिमी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है कौन? नीला इब्राहिमी। नीला इब्राहिमी कहाँ की हैं? यह है अफगानिस्तान की। आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आ चुका है और तालिबान के शासन आने के बाद और महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पूरी तरीके से लगभग क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। तो लड़कियों के अधिकारों के लिए ये बहुत लंबे समय तक लड़ी हैं। क्या नाम है इनका? नीला इब्राहिमी। इसलिए इनको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहां पर ये पुरस्कार इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें तो नेपाली सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत। एक्चुअली जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, कौन से? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नेपाल गए थे और एक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत क्या किया गया? जनरल द्विवेदी को नेपाली सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। ये परंपरा है, ये होता है, हमेशा ही होता है। तो जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष होता है उसको नेपाली सेना का प्रमुख, ठीक है, उसकी मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तो इस समय जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इनको नेपाल की थल सेना के प्रमुख के मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अमिताभ घोष काफी जाने माने लेखक हैं, इनकी काफी प्रसिद्ध किताबें रही हैं। तो अमिताभ घोष से संबंधित न्यूज है। इरास्मस पुरस्कार, पुरस्कार का क्या नाम है? इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं ये पहले भारतीय। भारत के प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट के इर्द गिर्द अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम क्या है? इरास्मस पुरस्कार है। और जलवायु परिवर्तन का जो संकट है उस पर इन्होंने किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? द ग्रेट ड्रेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द
अनथिंकेबल, ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लिए क्या किया गया है, इनको एरस्मस पुरस्कार कौन, श्री अमिताभ घोष को दिया गया। नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स बनी है इस बार डेनमार्क की, और डेनमार्क की पहली बार मिस यूनिवर्स बनी है। नाम है विक्टोरिया कजेर हेलविग। तो विक्टोरिया ही यदि आप याद रखते हैं तो विक्टोरिया से काफी कुछ याद आ जाएगा। विक्टोरिया कजेर हेलविग, यह डेनमार्क की, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का जो कहना चाहिए पुरस्कार है, खिताब है, वो उन्होंने जीत लिया है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं डेनमार्क की, और डेनमार्क ने पहली बार मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीता है, प्रतियोगिता जीती है। चलिए नेक्स्ट, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग या सीएजी के नाम से भी जानते हैं, कौन है? संजय मूर्ति। ये जो फोटो दिख रही है ये संजय मूर्ति जी की है। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह हमारे देश के नए सीएजी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं श्री संजय मूर्ति। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, ये आपसे अपॉइंटमेंट पूछने में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो है श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और पिछले जो करंट अफेयर्स में जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताए थे, ये हरिणी अमरसूरिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, और महिलाओं की कैटेगरी में श्रीलंका की ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? हरिणी अमर सूर्या। तो नेपाल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही नए बने हैं। राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके, और प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या, तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, कहाँ की? नेपाल की। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पीयूष तिवारी कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के नए कमिश्नर बने हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ट्रेड कमिश्नर, कॉमनवेल्थ आपको मालूम है कि एक कहना चाहिए कि संगठन है कॉमनवेल्थ, और जो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश रहे हैं उनको मिलाकर के कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉमनवेल्थ ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर मतलब व्यापार से संबंधित कमिश्नर है। तो कौन है? श्री पीयूष तिवारी, ये मध्य प्रदेश के हैं। आपसे पीयूष तिवारी के नाम से ही पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के पहले कोई व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे, इसलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है शुभनीत सिंह, ये काफी महत्वपूर्ण है। और शुभनीत सिंह ये एक्चुअली क्या है? पंजाबी गायक हैं, और इनको बना दिया गया है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी का ब्रांड एम्बेसडर। और ये जो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ये वो काफी जाने माने लोगों को बनाया जाता है, जिनके पूरे विश्व में काफी फॉलोअर्स होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ही इनको बनाया गया है। तो पंजाबी गायक और गीतकार शुभनीत सिंह को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल क्लाइमेट एडवाइजरी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29, तो कहाँ आयोजित हुआ था? अजरबैजान के बाकू में COP29 आयोजित हुआ, वहां पर इसकी घोषणा की गई है। नाम क्या है? शुभनीत सिंह, पंजाबी गायक हैं। और इसके पहले डेविड बैकहैम और अमेरिकी जो कहना चाहिए कि फिल्म स्टार हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पंजाबी गायक जो भारत के नाम पर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो हाँ, नेक्स्ट है 13 वर्ष की आयु में फतेह की किलिमंजारो चोटी। भारत की 13 वर्षीय बालिका अन्ना मैरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। तो आपको अन्ना मैरी का नाम याद रखना है। इन्होंने किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में है।
वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, तो उस पर इन्होंने कहना चाहिए कि विजय प्राप्त की है। और इनकी उम्र काफ़ी कम है, 13 वर्ष, बहुत कम उम्र होती है। और नाम क्या है? अन्ना मैरी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ है मिस टीन यूनिवर्स 2024। देखिए, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कौन सा मिस यूनिवर्स, इनका नाम क्या है? डेनमार्क की है विक्टोरिया कसेर थेलविक। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिस टीन, टीन एज। टीन एज से मतलब कहना चाहिए जो 15-16 साल की जो एज होती है वो टीन एज की कैटेगरी कहलाती है। तो मिस टीन यूनिवर्स और कौन बनी है? ये भारत की है एक्चुअली, कृष्णा राय। जो फोटो दिख रहा है आपको, कृष्णा राय का दिख रहा है। और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है, ये प्रतियोगिता जीत ली है। कौन सी? मिस टीन यूनिवर्स 2024। तो यहाँ थोड़ा आपका ध्यान रखना है, मिस यूनिवर्स और मिस टीन यूनिवर्स में अंतर है। कृष्णा राय क्या बनी है? मिस टीन यूनिवर्स। और मिस यूनिवर्स तो आपको मैंने बताया था कि डेनमार्क की हैं विक्टोरिया गजेर थेलविक। दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से कुछ कहना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट्स हैं, इसको हम फिर से स्किप कर देते हैं एडवर्टीजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट स्किप करते हुए हम आ चुके हैं कहाँ पर? खेल चर्चा पर। खेल चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खेल चर्चा में सबसे पहले है बजरंग पुनिया, जो पहलवान है जाने माने, नाम सुना होगा आपने। इन पे 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। किसने लगाया है? नाडा ने, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी। ठीक है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने बजरंग पुनिया पर 4 वर्ष का बैन लगा दिया है और अब ये नहीं खेल पाएंगे। और एक्चुअली इन्होंने डोप टेस्ट, एक सैंपल देना पड़ता है, तो वो डोपिंग टेस्ट होता है, तो सैंपल देने से इन्होंने मना कर दिया था। और उसी के कारण से इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है बजरंग पुनिया जी पर, और अब ये नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट, इटली ने लगातार दूसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। किसने? इटली ने लगातार दूसरी बार डेविस कप। डेविस कप एक्चुअली टेनिस से जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस से। और यदि आपसे पूछा जाता है कि टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है, तो गलती से विंबलडन नहीं लगा देना है आपको। डेविस कप टेनिस का सबसे बड़ा कप है। विंबलडन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। डेविस कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और डेविस कप में जो नाम आता है वो देश का नाम आता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डेविस कप 2024 किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा, इटली ने। और लगातार दूसरी बार जीता है। इटली ने किसको हराया? नीदरलैंड को 2-0 से हराकर जीता है। तो इटली ने नीदरलैंड को 2-0 से हरा करके टेनिस का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है डेविस कप, उसे जीत लिया है। ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। नेक्स्ट बात करें, आईपीएल की अभी नीलामी हुई थी। ऋषभ पंत बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आईपीएल 2025 के लिए सऊदी अरब का जो जेद्दा है वहां पर ऑप्शन हुआ था, और ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। किसने? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। ठीक है, तो आईपीएल का जो इतिहास है, आज तक के जितना आईपीएल हुआ है पूरी हिस्ट्री हम निकाल लें, तो ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल के अभी तक के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे हम बात करें, देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी मैचेस चल रहे हैं, तो जब ये मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे क्रिकेट मैच, तब न्यूज वो काम की रहेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट है न्यूज, आइवरी कोस्ट ने बनाया 2020 का न्यूनतम स्कोर। आइवरी कोस्ट एक टीम है, और हालांकि छोटी सी टीम है, कोई बहुत महत्वपूर्ण टीम नहीं है, लेकिन 2020 का न्यूनतम स्कोर इन्होंने बना लिया है। इसलिए ये कहना चाहिए कि न्यूज़ आपके काम की है।
तो जो आइवरी कोस्ट मैच जो चल रहा था एक्चुअली, वो चल रहा था आइवरी कोस्ट और किसके बीच में, नाइजीरिया के बीच में। और नाइजीरिया ने 271 रन बनाए थे, लेकिन उस रन के बदले आइवरी कोस्ट की टीम केवल और केवल 7 रन बना करके ऑल आउट हो गई। ये इतना न्यूनतम स्कोर है कि इसका रिकॉर्ड शायद ही कभी टूटे। तो ध्यान रख लीजिएगा क्या है, आइवरी कोस्ट का न्यूनतम रिकॉर्ड है वो कितना है, 7 रन का, 2020 का है, ठीक है, ओडीआई का नहीं है, 2020 का है। नेक्स्ट, फार्मूला वन। फार्मूला वन ये रेसिंग, मोटर रेसिंग की सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है, फास्ट रेसिंग की फार्मूला वन। और साल भर में कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें ओवरऑल एक विनर निकाला जाता है। और इस साल के जो विनर हैं वो कौन है, मैक्स वर्स्टप्पन। और कहाँ के हैं, नीदरलैंड के हैं ये। और इनकी जो टीम है वो कौन सी है, रेड बुल। फार्मूला वन में हर एक स्पॉन्सर होता है, कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, जैसे रेड बुल्स हो जाती है, ठीक है ना, मर्सिडीज, इस टाइप से फेरारी, ये सब रहते हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन वैसे नीदरलैंड के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी टीम कौन सी है, रेड बुल है। तो रेड बुल के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने फार्मूला वन चैंपियनशिप 2024 के लिए जीत ली है। इसके पहले भी वो 2021, 22 और 23 में भी ये चैंपियन थे, ओवरऑल चैंपियन, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान रखना है किसका, मैक्स वर्स्टप्पन। और ये लगातार चौथी बार चैंपियन बन गए हैं किसके, फार्मूला वन के। चलिए नेक्स्ट, वैभव आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, ये एक न्यूज छूट गई थी। तो कितने साल के हैं, 13 साल के। तो ध्यान रखना है आपको, आईपीएल के अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, वैभव। इनको किसने लिया है, राजस्थान रॉयल्स ने लिया है। और ये केवल कितने वर्ष के हैं, 13 वर्ष के, ठीक है। पूरा नाम है वैभव सूर्यवंशी। चलिए नेक्स्ट, मैंने भी आपको बताया था इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम जो हुआ था, उसको तोड़ करके इसराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला चालू कर दिया था। हो सकता है आपसे पूछ लें कि युद्ध विराम किस डेट को लागू हुआ, तो ध्यान रखना है आपको, 27 नवंबर की मध्य रात्रि से क्या हो गया था, युद्ध विराम लागू हो गया था किस किस के बीच में, हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में। चलिए नेक्स्ट, काफी महत्वपूर्ण न्यूज, COP29 की अभी हम चर्चा कर रहे थे। COP29 सम्मेलन में भारत ने खारिज किया 300 अरब डॉलर का क्लाइमेट पैकेज। एक्चुअली क्या होता है, जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को पर्यावरण की क्षति के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए, जो विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण की क्षति हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए विकासशील देशों को पैकेज दिया जाता है। तो ये जो पैकेज था विकसित देशों के द्वारा, उन्होंने कितना निर्धारित किया, 300 अरब डॉलर का। और इसको लेकर के भारत ने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि नहीं चलेगा, इससे काम, ये बहुत कम है। न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित COP29 में विकासशील देशों के लिए बनाए गए 300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को भारत ने खारिज कर दिया। भारत ने इस राशि को विकासशील देशों की जरूरतों के मुकाबले काफी कम बताया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रही चांदनी रैना, तो ये जो मैडम है ये आपको दिख रही है, ये कौन है, चांदनी रैना है। और इन्होंने एक सिरे से मना कर दिया कि ये राशि बहुत कम है। और एक्चुअली जो राशि मांगी जा रही है वो कितनी मांगी जा रही है, विकासशील देश बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष विकसित देश विकासशील देशों को कितनी राशि देंगे, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की राशि देंगे। इसलिए इन्होंने 300 अरब डॉलर का ये जो पैकेज था, फाइनेंशियल पैकेज, इसे मना कर दिया। ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको ये भी याद रखना है कि COP29 कहाँ हुआ था, तो अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वहाँ पर ये COP29 आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है
कि इन्होंने फ़लस्तीन और लेबनान इस पर हमला किया है जो पूरी तरह से मानवता के विरुद्ध है। तो इनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने। किसके विरुद्ध किया है? बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनके विरुद्ध ये अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो ये इस बार का न्यूज़पेपर था। कौन सा? रोजगार निर्माण, 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का, 8 दिसंबर तक का। तो इसमें इतना ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके मैं नोट्स आपको मैंने जो आपको पढ़ाया भी अंडरलाइन करके ये अवेलेबल करा दूंगा। तो रोजगार निर्माण आप ध्यान रखिएगा, बहुत ऑथेंटिक डेटा के साथ आता है, इसलिए इससे संबंधित चूंकि वो सरकारी प्रकाशन है, ठीक है, और जनसंपर्क विभाग का है, इसलिए कुछ ना कुछ प्रश्न आपके प्रीलिम्स में जरूर पूछे जाएंगे। जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।